हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में एक्सेल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी थे उन्हें हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सेल से रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम इनका यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इन सभी फंक्शंस के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरह से काम करता है और उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स यानी किस तरीके से उसे लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सम फंक्शन के बारे में तो वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन सम से रिलेटेड यहाँ पर हमें मिलता है सम इफ़ और सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये तीन फंक्शन जो है ये एडवांस फार्मूले के अंतर्गत आते हैं। इसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है, कि इसका क्या सिंटैक्स होता है और किस तरीके से आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज कर पाएंगे। बाकी इसी के साथ में यहाँ पर हम इवन, फैक्ट, ऑड, पावर एंड रोमन और SQRT, इंट, मोड एंड राउंड, इन सभी के बारे में भी समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इवन की, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर अभी आप सामने जो देख पा रहे हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इनके बारे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सैंपल के लिए नंबर लिख रखे हैं, ठीक है, ताकि हमें सिर्फ फार्मूला लगा करके आपको समझाना हो कि हाँ ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इवन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, देखिए एक्सेल में जो भी फंक्शंस हैं उनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये फंक्शन किस तरह का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इवन का मतलब क्या होता है? इवन यानी कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो इवन होती हैं या फिर ऑड होती हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इस लिस्ट में ध्यान देना। तो इस लिस्ट में जो भी नंबर लिखे हैं तो इसमें से कुछ इवन भी हो सकते हैं और कुछ ऑड भी हो सकते हैं, मतलब मिक्स हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं इसमें, मिक्स हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि इन सभी नंबर को इवन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास नंबर है 3, तो आपको पता है कि जो 3 है ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर इसे इवन बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसे हमें इवन बनाना है तो इसका इवन क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 6 जो कि एक इवन नंबर है और इसे हमें ऑड बनाना है तो इसका जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 7, ठीक है। जस्ट उसका एक स्टेप आगे। आपको ये तो पता ही है कि जो भी नंबर्स होते हैं वो एक ऑड आता है तो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या होता है, उसका इवन ही होता है। चलिए, तो ये चीज़ें बेसिक थी। तो यहाँ पर अगर हमें सिंपली इस सभी नंबर को इवन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू और इवन हमारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हमें सिर्फ सेल एड्रेस डालना है, यानी कि कौन से नंबर को हम इवन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 7 को बनाना है, 7 यानी कि इसका सेल एड्रेस क्या है, B4, ठीक है। तो यहाँ पर B4 यानी इसका सेल एड्रेस हमने डाल दिया, सिंपल है। यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो इवन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो लिस्ट के जितने भी नंबर होंगे उसका यहाँ पर हमें इवन मिल जाएगा, ठीक है। और जो नंबर ऑलरेडी इवन होंगे, जैसे यहाँ पर 10 जो है ये क्या है, ऑलरेडी इवन है, तो वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 10 का 10 ही है, समझ पा रहे होंगे। 14 का 14 ही है, 6 का 6 ही है, ठीक है। जो ऑड होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी ऑड होंगे वो इवन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फॉर्मूला एडिट करके दिखा देते हैं, सिंपल सा है, इज इक्वल टू, जो कि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है इसी से, फंक्शन का नाम और उस फंक्शन के जो पैरामीटर है। अब ये जो फंक्शन है सिंगल पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, सिंगल पैरामीटर यहाँ पर ये ले रहा है। अभी आगे हम देखेंगे तो वो मल्टीपल पैरामीटर भी लेते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सिंगल पैरामीटर है तो यहाँ पर हमने जस्ट नंबर की जगह पर डाल दिया भाई कौन सा नंबर, यानी B4, ठीक है। एंटर करेंगे और ये आंसर आ गया, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर हुई। हाँ, अगर यहाँ पर एक काम हमें और करना हो, जैसे ये नंबर हमारे लिस्ट में ऑलरेडी हमारे डेटा में थे, लेकिन हमने इनका नया रूप यानी इवन में इसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमें ये पुराने नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हम डिलीट कर दें। हमें ये जो नए इवन लिस्ट हमारी निकली है ये चाहिए। तो अगर हम इसको डिलीट करने की सोचें तो यहाँ पर डिलीट करते ही सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि अभी ये जो इसमें फार्मूला लगा हुआ है ना, ये इसी सेल एड्रेस पर काम कर रहा है। तो अगर आप इस सेल एड्रेस से वैल्यू चेंज कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है, हमें तो ये करना था ना कि हमारे डेटा में अगर इस तरह से नंबर हैं तो यही इवन में कन्वर्ट हो जाने चाहिए और इसी कॉलम में हमें नंबर चाहिए थे। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि इस जहाँ पर हमने फॉर्मूले लगाए हैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कॉपी करेंगे और अगर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तब भी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करने पर नॉर्मली क्या होगा कि ये फॉर्मूला कॉपी होता है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी सेल को कॉपी करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल
एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी इस सेल में क्या है, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अगर इसे हम कॉपी करेंगे तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो कॉपी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो सिंपली देखिए इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम कॉपी फिर से करेंगे वापस से, लेकिन इस बार हम पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने सिंपली कॉपी कर लिया Ctrl+C से, ठीक है, या होम टैब में यहाँ पर कॉपी ऑप्शन मिलता है। तो कॉपी करने के बाद अब हमें ये सारी वैल्यू यहाँ चाहिए, लेकिन कैसे, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करेंगे वरना फिर यहाँ पर एरर आएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर होम में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर पेस्ट में, ठीक है, इसमें पेस्ट स्पेशल में हमें जाना है और इसमें हमें वैल्यू मतलब केवल जो है वो पेस्ट करनी है, पेस्ट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि इस सेल में आपके सामने जो वैल्यू दिखाई दे रही है सिर्फ यही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वापस से, और यहाँ पर हमने वैल्यू पे क्लिक किया, क्योंकि कॉपी तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो जस्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना है जहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट वैल्यू में गए और ये देखिए पेस्ट कर दिया। तो ये सारे नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे डिलीट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑड या इवन नंबर की लिस्ट थी मिक्स वाली, यहाँ पर ये सारे नंबर उसी जगह पर सेम कॉलम में सेम सेल में इवन हो चुके हैं। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं तो कई बार हमें डेटा में चेंजेस करने होते हैं। तो जस्ट हम क्या करते हैं, उसे कॉपी कर लेते हैं और हम पेस्ट में जाकर के उसकी वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं, जिससे फॉर्मूला जो होता है वो रिमूव हो जाता है। चलिए, तो इवन क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी फंक्शन है लगभग लगाने का तरीका सेम है। जैसे फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो जैसे अगर हमें 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो जस्ट हमने = फैक्ट और यहाँ पर नंबर पास कर देंगे, यानी कि E4, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 का फैक्टोरियल आ चुका है। और इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो सभी का यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब सिंपल होता है, जैसे यहाँ पर छोटे नंबर की बात करते हैं, जैसे 3 है तो 3 का मतलब क्या होगा, 1 × 2 × 3 इस तरीके से, और = कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2 और यहाँ पर 2 × 3 = 6, तो इसका आंसर क्या हुआ, 6। तो यही होता है फैक्टोरियल। तो ये किसका फैक्टोरियल है, 3 का। इसी तरीके से 9 की बात करें तो 9 में भी आप इसी तरीके से जाएंगे, ठीक है। ये 9 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। 5 की बात करते हैं तो देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट 120 ही आएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर हुई बात। तो फैक्टोरियल क्या होता है और इसे हमें कैसे निकालना है एक्सेल में हमें पता चल गया। अब वही सेम प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल जो निकला है इसे हमें कॉपी और पेस्ट वैल्यू इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन एक तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो फैक्टोरियल क्लियर हो गया कि कैसे हमें निकालना है। ऑड की बात करते हैं, सेम इवन जैसा है, सिंपली यहाँ पर लगाया = और ऑड, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया और इसका एड्रेस, और ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करेंगे चलेगा, यहाँ पर एंटर करेंगे और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। सारे नंबर क्या हो चुके, ऑड हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बाकी तो कर ही पाएंगे। पावर की बात करें तो पावर में क्या है, जैसे हमें यहाँ पर पावर में यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे। देखिए पैरामीटर की भी बात कर लेते हैं, जैसे ऑड या इवन या फैक्ट, जो हमने अभी जस्ट 3 फंक्शन पढ़े हैं, इसमें जो हमारे फंक्शन थे, ठीक है, इस फंक्शन का क्या था, सिंगल पैरामीटर। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, नीचे हिंट में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हॉवर करने पर जब हम फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले सर्कल के बीच में देखना भी आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ऑड और ये नंबर लिखा हुआ है। तो ऑड का मतलब ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया, और नंबर का मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक पैरामीटर ले रहा है, और वो पैरामीटर का नाम क्या है, नंबर, यानी इसे चाहिए नंबर। समझ में आई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं छोटी सी, वो क्या कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जब हम फंक्शन लगाते हैं तो हमें सेल एड्रेस ही देना, नहीं, यहाँ पर हम H4 को हटा देते हैं, हमें किसी नॉर्मल नंबर को, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है 8 जो कि एक इवन नंबर है, इसे ऑड में कन्वर्ट करना। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम 8 डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर हमने सीधा 8 पास कर दिया जो कि हमारी वैल्यू है, और एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 9। लेकिन जब हम सेल एड्रेस का यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला जो होता है, यानी फंक्शन या फॉर्मूला होता है, वो हमारा डायनेमिक होता है, ठीक है। क्या होता है, डायनेमिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेल एड्रेस डालेंगे तो इस सेल में जब भी हम चेंजेस करेंगे, जैसे 5 कर दिया तो रिजल्ट चेंज हो गया, यहाँ पर हमने 3 कर दिया तो रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है। ये होता है डायनेमिक। और अगर हम स्टैटिक वैल्यू पास कर देंगे, स्टैटिक का मतलब फिक्स, जैसे यहाँ पर ये सामने क्या लिखा है 3, तो अगर यहाँ पर हमने 3 ही पास कर दिया डायरेक्टली तो रिजल्ट तो हमारा देखिए सही होगा, क्योंकि 3 जो कि एक ऑड नंबर था तो इसका ऑड 3 ही होगा, लेकिन ये बन गया स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो पहली बात तो ये एरर आएगी, क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू ही कॉपी पेस्ट होगी। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये होता है। तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन में हम सेल एड्रेस ही पास करें, हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें सेल एड्रेस की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो अभी ये भी क्लियर हो गया कि जो हमारे फंक्शन होते हैं इसका जो पैरामीटर होता है वो सिंगल होता है, डबल होता है। तो पावर की बात करें तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं = पावर, ठीक है, तो पावर में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें यहाँ पर इसके 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है नंबर और दूसरा पैरामीटर है पावर। इसका मतलब क्या हुआ,
अब यहाँ पर ये चीज़ आपको हम डीपली इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर कभी फ्यूचर में किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स यानी रूल आप भूल जाएं कि इसको कैसे लगाना है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देख करके आप हिंट पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब याद आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमने पावर फंक्शन लगाया, नंबर देना है, नंबर हमारा क्या है 5, यानी हमें 5 का पावर निकालना है। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। जब भी एक फंक्शन के अंदर डबल या मतलब दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए हम हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी फंक्शन हो। तो यहाँ पर हमारा एक जो पैरामीटर था वो यहाँ पर हमने पास कर दिया K4। ठीक है, K4 यानी जो हमारा नंबर है। फिर यहाँ पर सिंपली लगाएंगे कॉमा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे भी इसमें कॉमा लगा हुआ। जैसे ही कॉमा हम लगाएंगे जस्ट यहाँ पर हम पावर में जंप कर जाएंगे। कैसे, देखिए अभी नंबर यहाँ पर हल्का सा बोल्ड आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे नंबर क्या है, बोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम नंबर वाले पैरामीटर की जगह पर है, कॉमा लगाया, जस्ट हम पावर की तरफ स्विच कर गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पास करना है पावर। तो हमें इस नंबर का यानी 5 का पावर कितना देना है 3। तो यहाँ पर जस्ट हमने लगाया कॉमा और 3 का एड्रेस दे दिया, सिंपल है। तो अभी क्या होगा कि जो नंबर वाले सेल में है और जो पावर वाले सेल में है इसका पावर निकल जाएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ गया, और इसको ड्रैग कर देंगे तो वही सेम चीज़ रिलेटिव सेल एड्रेस होने की वजह से सारे चेंजेस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी, और साथ ही साथ में ये भी आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन में पैरामीटर क्या होते हैं, सिंगल पैरामीटर क्या होता है, और डबल पैरामीटर, या आगे चल करके हम मल्टीपल पैरामीटर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, तो ये पावर भी आपका क्लियर हो गया। रोमन की बात करें तो रोमन संख्याएं होती हैं, आपको पता है, जैसे ये 1569 लिखा हुआ है, और इसे अगर हमें रोमन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कई बार ज़रूरत होती है हमें रोमन में लिखने की। तो यहाँ पर जस्ट हमने लगाया रोमन, और इसका एड्रेस क्या है देखिए O4। ठीक है, O4। ठीक है, ये O4 एड्रेस दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 1 का रोमन आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। तो यहाँ पर 1 का जो रोमन है वो कन्वर्ट हो चुका है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी का रोमन यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको रोमन वाली गिनतियाँ लिखनी हो तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिख पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ब्लैंक यहाँ पर प्लस करके, ठीक है, यहाँ से प्लस करके एक ब्लैंक सीट ले ली हमने, सिंपल है। और यहाँ पर ब्लैंक सीट में हमें क्या करना है, नंबर लिखने हैं। तो जस्ट हमने लिखा यहाँ पर 1, और 1 लिखने के बाद इज इक्वल टू लगाया रोमन। ठीक है, और यहाँ पर 1 का एड्रेस यानी कि A1। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर बंद करने की जरूरत नहीं, एंटर करेंगे तो देखिए 1 का रोमन आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को पकड़ करके ड्रैग कर लेंगे एक साथ। तो यहाँ पर 1 तो लिखा है, अगर हम सिंगल 1 को ड्रैग करेंगे तो 1 ही 1 आएगा, और इसको अगर ड्रैग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें फार्मूला लगा है, तो इसको ये मतलब रिलेटिव सेल एड्रेस होने की वजह से ये चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को अगर एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 ये सीक्वेंस बना लेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक सेल को दूसरे सेल के साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 3, और इस तरह से इधर 1 2 3 लिखता रहेगा, और इधर ये फॉर्मूला होने की वजह से इसे रोमन में कन्वर्ट करता रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 55 तक लिखना, लिख लिया, 55 तक रोमन हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 1 2 3 नॉर्मल लिखे हैं इसे हमें हटाना है। तो वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस वाले जो जहाँ पर हमने रोमन फार्मूला लगाया है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसको कर देंगे पेस्ट वैल्यू। तो जो सामने वैल्यू दिखाई दे रही है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब हम इस बी वाले कॉलम को जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था इसे डिलीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये हमारी रोमन की गिनतियाँ आ चुकी हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप इसे डबल क्लिक करके देखेंगे तो इसमें आपको अब फार्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला नहीं मिलेगा क्योंकि फार्मूला तो रिमूव हो चुका। क्लियर हुई बात। चलिए, तो ये ब्लैंक सीट पड़ी रहने देते हैं, बाद में यूज होगा इसका। वापस आते हैं अपनी सीट पर। तो ये रोमन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं SQRT यानी स्क्वायर रूट की। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल नंबर देकर दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू SQRT के लिए सिंपल वही SQRT, और यहाँ पर इसका एड्रेस एंटर करेंगे। सिंगल पैरामीटर है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, पता चल गया। बाकी यहाँ पर आप नंबर चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने जस्ट डाल दिया यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट आ गया। और अगर मल्टीपल नंबर का निकालना है, मतलब कई सारे नंबर लिखे हैं, तो आपको पता है कि इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेकिन सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, गलत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आप कोई नंबर एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 94 एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 86 डाल दिया तो इसका रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब सम की बात करते हैं। तो देखिए सम को तो आप अच्छी तरीके से हमने बताया ही था कितने तरीके से इसे लगाया जा सकता है। ठीक है, शॉर्टकट वगैरह भी बताए थे, और यहाँ पर ऑटो सम नाम का हमें ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली ये सम कर देता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू और सम लगाया। ठीक है, और सम लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका रेंज एड्रेस यहाँ पर आ गया। रेंज एड्रेस क्या होता है आपको पता है, रेंज एड्रेस आ गया, एंटर किया और इसका रिजल्ट हमें मिल गया। देखिए आ गया ना, सम हो गया। लेकिन इस बार हमें क्या करना है
कि इसको भी जोड़ना है और इस वाले को भी जोड़ना है, मतलब साथ में ही दोनों को जोड़ना है। तो एक तो तरीका ये है कि इसको अलग ऑटो सम कर लिया और इसे हमने अलग जोड़ लिया और फिर लास्ट में इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट हमें एक ही बार में चाहिए था, तो अगर एक बार में चाहिए तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपली लगाया यहाँ पर इज इक्वल टू सम, ठीक है। और यहाँ पर आप सम वाले फंक्शन के सिंटैक्स में देखेंगे कि इसमें नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि इसमें भी मल्टीपल पैरामीटर है। तो यहाँ पर नंबर वन का मतलब इसमें रेंज एड्रेस देना है, तो हमने जस्ट एक रेंज एड्रेस दे दिया। रेंज एड्रेस क्या होता है हमने डिटेल में समझा है। फिर लगाया कॉमा। अब आप देखेंगे कि इसमें नंबर 2 और नंबर 3 और आगे बढ़ गया और यहाँ पर छोटा छोटा आप देखेंगे डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें मल्टीपल पैरामीटर हैं, मतलब इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप कितने भी नंबर को जोड़ सकते हैं सम में, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली रेंज एड्रेस 1 दे दिया। दूसरा यहाँ पर जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो यहाँ पर हम दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ गए और यहाँ पर हम दूसरे कॉलम का एड्रेस इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, हो गया। और फिर यहाँ पर सिंपली हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। अगर आपके पास और भी इसी तरीके से कॉलम है तो यहाँ पर आप कॉमा लगा करके तीसरा पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट हमारा वही सेम है, लेकिन एक ही बार में है, मतलब इसे अलग अलग जोड़ करके फिर नहीं जोड़ना पड़ा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर ये तरीका भी आपको पता चल चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक काम और करते हैं, वो क्या, देखिए अगर हम ऐसा करते हैं कि सम फंक्शन लगाया और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, तब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं तब भी यहाँ पर रिजल्ट हमारा सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये रेंज एड्रेस का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक कॉलम का ही एड्रेस दे सकते हैं या फिर एक रो का ही एड्रेस दे सकते हैं, नहीं, हम यहाँ पर मल्टीपल रो एंड कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट हमारा सेम ही होगा, ठीक है। सम फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है कि जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर नंबर होंगे वो सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे एक एक करके, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब ये काम मतलब इस तरीके से हम तब लगा सकते हैं, सिंगल पैरामीटर में जोड़ सकते हैं जब हमें सभी को जोड़ना हो इस तरीके से। लेकिन एक सिचुएशन और होती है, वो क्या होती है, पहले इसको डिलीट करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा जस्ट हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब सिचुएशन ये है, मान लेते हैं कि हमें इसको जोड़ना है और इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना नहीं, बीच में एक चीज़ छोड़ देनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे जस्ट हमने लगाया इज इक्वल टू सम, और अगर अब सभी को सेलेक्ट करेंगे तो बीच वाला हमें जोड़ना नहीं है। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन फिर वही है, इज इक्वल टू और सम, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब यहाँ पर नंबर 1 में पहले इसका एड्रेस दे देंगे कॉमा, फिर उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों का एड्रेस दे दिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमें मतलब जो है सही आंसर मिलेगा हमारे अकॉर्डिंग, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जब भी आप किसी फंक्शन को सीखते हैं तो फंक्शन को अच्छी तरीके से उसका सिंटैक्स लगाने का तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना क्रिएटिव माइंड लगा करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि जैसे जिस तरीके से हमने आपको किसी भी फंक्शन को पढ़ाया आपको एज इट इज़ यूज़ करना है, नहीं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के वर्क में उसे अपनी तरीके से मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। और आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पर ये सम को हमने डिटेल में आपको बता दिया किस किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सम इफ़ की। सम इफ़ क्या होता है, तो बेसिकली इफ़ जो है एक प्रकार की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ये लॉजिकल चीज़ है। हम आगे इफ़ फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर का मतलब एक प्रकार की कंडीशन बनाता है। जैसे हमने सपोज यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में हमने एक कैंडिडेट से बोला कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सेलेक्ट हैं। समझ पा रहे हैं ना बात। अगर का मतलब ये कंडीशन दे दी कि अगर आपको इंग्लिश आती है, तो वही इफ़ का मतलब अगर ही होता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमने इफ़ लगाया तो इफ़ बेसिकली एक लॉजिकल कंडीशन बनाता है। तो हम इफ़ को डिटेल में आगे तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सम इफ़ का मतलब क्या हुआ, तो सम इफ़ में यहाँ पर सम का काम तो जोड़ना ही होता है। सम का काम क्या है, जोड़ना, और इफ़ का मतलब होता है कि अगर, यानी कंडीशन लग गई एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। पूरे फॉर्मूले का मीन्स क्या निकला, मतलब क्या निकला कि हम एक कंडीशन के तहत जोड़ सकते हैं, यही होता है सम इफ, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, तो अभी यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फीस है या कोई भी नंबर है, कुल मिला के नंबर है। इन नंबर को अगर हमें जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, तो सिंपली हम सम लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये हमारे पास मान लेते हैं एक डेटा है और इस डेटा में अलग अलग कोर्सेस हैं, जैसे DICPA, O लेवल, ADCA, ऐसे करके यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेस है और बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा, ठीक है। मान लेते हैं 2000 स्टूडेंटों का डेटा है या किसी भी टाइप का डेटा है, सेल्स का डेटा है, ठीक है।
तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि एक कंडीशन के तहत जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ DICPA कोर्स के स्टूडेंटों की फ़ीस को जोड़ना है, मतलब ये डेटा बहुत सारा है लेकिन इस सभी को नहीं जोड़ना, सिर्फ DICPA के सामने जो वैल्यू है, जैसे इसके सामने ये वैल्यू है, इसके सामने ये वैल्यू है, तो कुल मिलाकर के हमें सिर्फ इन तीनों को जोड़ना है। तो अब देखिए मैनुअली जोड़ेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि 2000 स्टूडेंटों का डेटा है, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आती है कि भाई हमें एक कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि इसके अकॉर्डिंग हमें जोड़ना है, ठीक है, इसके सामने की वैल्यू, या अगर O लेवल कंडीशन है तो हमें O लेवल के सामने सामने की जितनी वैल्यू है उसको जोड़ना है। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन बनती है और इसका सोल्यूशन है किसमें, सम इफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक बेसिक बना रखा है, देखिए इसमें जस्ट हमने लिख रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे फंक्शन इज इक्वल टू और सम इफ, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया सम इफ, ये सम इफ हमारा है, तो ये सम इफ, और फिर उसके बाद सम इफ का यहाँ पर सिंटैक्स क्या है, देखिए रेंज, फिर उसके बाद है क्राइटेरिया और फिर उसके बाद है सम रेंज। अब ये क्या होता है समझते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले रेंज देनी है, कौन सी रेंज देनी है, तो यहाँ पर हमें उस रेंज को देना है जो हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंज में यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। अपनी टेबल से क्या सेलेक्ट करेंगे, कोर्स को, तो यहाँ पर हमने रेंज में कोर्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर लगाएंगे कॉमा, ध्यान देना इस बात पे। तो ये रेंज है। अब सम रेंज का मतलब होता है जहाँ पर हमारे नंबर लिखे होंगे, सम रेंज वहाँ पर देनी। तो ये रेंज हमने दे दी, ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम पहुँचे क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि ये जो आपने रेंज दी है इसमें से क्या मैच करवाना है, तो हमें मैच करवाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ADC ऑलरेडी लिख रखा है, या फिर हम इसे डायनेमिक नहीं बनाना चाहते। अभी ये फॉर्मूला हम डायनेमिक बना रहे थे, अगर स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पर हम ADCA बीच में इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, हम इसको बाद में समझेंगे, इसे डबल कोट में रखना होता है। फिलहाल अभी इसे हम डायनेमिक बनाते हैं, तो जस्ट हमने लगाया कॉमा और यहाँ पर हमने दे दिया इसका एड्रेस यानी कि D18, क्योंकि ये क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया का मतलब जहाँ पर हम चेंजेस करेंगे जो हमारी कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। फिर लगाया हमने कॉमा सिंपल, और फिर यहाँ पर हमें लास्ट में देना है सम रेंज। सम रेंज का मतलब कि कौन से नंबर को जोड़ना है, ये वो नंबर कहाँ पर है हमें, ठीक है, उसका एड्रेस देना। तो सिंपली उसको सेलेक्ट कर लिया, बस इतना सही फॉर्मूला है। हमने लगाया सम इफ, सबसे पहले हमें देनी है रेंज। रेंज का मतलब जहाँ पर जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने दिया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब जो हमने रेंज दी थी उसमें से क्या मैच करवाना है, तो ADCA के सामने। और लास्ट में सम रेंज का मतलब जहाँ पर नंबर लिखे हैं जिसे जोड़ना है, बस हो गया। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर सही है, ठीक है। अगर आप मैनुअली भी जोड़े तो देखिए ये 2000 रुपये और ADCA ये 3000 हो गया और ये 5500 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर ADCA की जगह यहाँ पर हम सिंपली DICPA या चेंजेस करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्योंकि हमने क्राइटेरिया में डायरेक्टली स्टैटिक वैल्यू ना दे करके सेल एड्रेस दे दिया, तो उस सेल एड्रेस में हम जो भी रखेंगे वो चेंजेस इस तरीके से होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस सम इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसमें कितने पैरामीटर हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, यानी 3 पैरामीटर हैं, और तीनों पैरामीटर में हमें क्या डालना है हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब जैसे हमने तो सम इफ को यहाँ पर कुछ इस तरह के डेटा पर समझा है, ठीक है, यानी सम इफ फंक्शन जो है इसको हमने इस टाइप के डेटा पर लगा करके आपको बताया है। बाकी इसमें ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का डेटा हो तभी आप इसे यूज कर पाएंगे, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हमारे पास डेटा है 5 एम्प्लॉय का। जैसे यहाँ पर रोहन हो गया, ठीक है, मोहित हो गया और सुधीर हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 3 ही एम्प्लॉय हैं। और रोहन ने SSD सेल की, ठीक है, SSD सेल की हैं कितने, यहाँ पर SSD सेल की हैं। मोहन ने भी जो है SSD सेल की हैं, और सुधीर ने यहाँ पर लैपटॉप सेल किए हैं। फिर उसके बाद फिर से रोहित का नाम आया यहाँ पर, ठीक है, ये जो रोहित हैं फिर से यहाँ पर इसका नाम आया, और इस बार इन्होंने क्या सेल किया है, मदरबोर्ड सेल किया है, ठीक है। फिर से रोहित का नाम आया और इस बार इन्होंने क्या सेल किया है, यहाँ पर मान लेते हैं मेमोरी सेल की, किसी भी टाइप की, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास डेटा है। और अब इसमें हमें अगर कंडीशन लगानी है कि यहाँ पर हमें सिर्फ रोहित के सामने जितना भी टोटल है, ठीक है, चाहे उन्होंने SSD सेल की हो, चाहे लैपटॉप सेल की हो, चाहे मदरबोर्ड सेल किया हो, उसका टोटल चाहिए, तो उसके लिए हम ये सम इफ कंडीशन बना सकते हैं। और आने वाले प्रोजेक्ट में इसको हम समझ लेंगे, ठीक है, इसको आप अभी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट में ये हम डेटाबेस एक आपको सैंपल क्रिएट करके दिखाएंगे और इसमें हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। सम इफ को वहाँ पर लगा करके देखेंगे। अभी यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको लग गया कि हाँ सम इफ कैसे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सम इफ्स की, ठीक है। अब सम इफ्स क्या है, तो सम इफ्स कुछ नहीं है, सम इफ का ही एक एडवांस वर्जन है। कैसे, सम इफ में यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर थे, 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कोर्स की एक कंडीशन लगा दी बस, लेकिन सम इफ्स में क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर इसमें क्या था, 3 पैरामीटर थे, लेकिन सम इफ्स में यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर होंगे, बस यही डिफरेंस है। इसके लिए हमारे पास डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसको हम जूम करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं सम इफ्स को, ठीक है, कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मल्टीपल कोर्सेस हैं, जैसे ADSM कोर्स है और इसमें स्टूडेंट जो है वो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं,
और इसमें फ़ीस वगैरह है और स्टेट भी है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जितनी टोटल फीस जमा हुई है उसका आंसर चाहिए, तो जितनी टोटल फीस जमा हुई है इसका आंसर चाहिए, तो आप सम लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसमें हमें कोर्स वाइज चाहिए, मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पूरे डेटा में ADSM कोर्स जो है इसकी टोटल फीस कितनी जमा हुई। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया सम इफ़, तो यहाँ पर आप सम इफ़ लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सम इफ़ से काम चल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमें जो फीस है वो टोटल करनी है, लेकिन कोर्स वाइज तो करनी ही है, ठीक है, ये तो कंडीशन एक ही है कि हमें सिर्फ ADSM कोर्स की फ़ीस को टोटल करना है, लेकिन सिर्फ स्टेट, मतलब स्टेट वाइज, यहाँ पर स्टेट तीसरी कंडीशन आ गई कि हमें सिर्फ गुजरात स्टेट की मतलब कैलकुलेशन करनी है, यानी गुजरात स्टेट में ADSM कोर्स के जितने स्टूडेंट हैं उसकी फ़ीस टोटल करनी है। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, कंडीशन समझ पा रहे हैं ना, कि हमें गुजरात स्टेट के, सिर्फ गुजरात स्टेट के जितने ADSM कोर्स के स्टूडेंट हैं उसकी फ़ीस को जोड़ना है, ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो इसमें क्या हो गया, दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन की स्टेट गुजरात होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की कोर्स ADSM होना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि हमें सिर्फ गुजरात स्टेट की ही फीस टोटल करनी है, कोर्स से मतलब नहीं है, तब तो यहाँ पर आप सम इफ लगा पाएंगे। लेकिन अगर डबल कंडीशन हो गई, यानी गुजरात स्टेट एक कंडीशन हो गई, ADSM कोर्स दूसरी कंडीशन हो गई, और इसमें और एक तीसरी कंडीशन भी हम बढ़ा सकते हैं कि वो स्टूडेंट मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, तो तीन कंडीशन हो गई ना। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सम इफ्स का। कैसे, यहाँ पर चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर सिंपली हमने लगाया इज इक्वल टू, और ये जोड़ेगा तो ही है क्योंकि सम का मतलब ये जोड़ेगा, सम इफ, और यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे एस, ठीक है, सम इफ्स हो गया यहाँ पर सम इफ्स, और यहाँ पर लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट अपना ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा इधर लेके हैं, ठीक है, इधर लेते हैं, ये ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसके सिंटैक्स में आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या देना है, सम रेंज, ठीक है, ये थोड़ा सा सम इफ से अलग है सिंटैक्स में, क्योंकि सम इफ में पहले रेंज आती थी, इसमें सम रेंज पहले ही पूछ रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन है ना, तो अगर मल्टीपल कंडीशन है तो सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले हमें सम रेंज बता देनी है, तो सम रेंज तो भाई यही है, डिपॉजिट फीस, ठीक है, इसको हमने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको उम्मीद करने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं, तो डिपॉजिट फीस को यहाँ पर हमने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हम लाइट पेन चला रहे हैं तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलिए, तो ये हमने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने सम रेंज दे दी इसको, और सम रेंज का यहाँ पर लास्ट वाला जो रो है वो क्या है, 94। अब की बार हम क्या करेंगे, मैनुअली टाइप करेंगे, क्योंकि लाइट पेन से स्क्रॉलिंग अच्छी नहीं होती है। चलिए, तो ये सम रेंज हमने दे दिया, फिर लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, अभी इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल है। तो सम रेंज तो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी, अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या होती है, यानी कि जो हमारी बेसिकली कंडीशन है, तो हम कंडीशन में पहले कोर्स या फिर पहले स्टेट दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज जो है वो देनी है, सबसे पहले स्टेट दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने स्टेट दे दिया, जस्ट हमने स्टेट सेलेक्ट किया और ये स्टेट आ गई, ठीक है, स्टेट का यहाँ पर हमने दे दिया, तो सम रेंज हो गई। फिर हमने यहाँ पर लगाया क्राइटेरिया रेंज, फिर लगाएंगे कॉमा, और जो क्राइटेरिया रेंज दी है तो इसमें हमें क्या मैच करवाना है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या मैच कराना है, तो वो हमें देना है क्राइटेरिया 1 में। तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि हमें बिहार स्टेट का कैलकुलेशन करना है, तो अब बिहार हम मैनुअली डालेंगे, वही बात हो जाएगी कि स्टैटिक फार्मूला हो जाएगा। अगर आप इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, क्राइटेरिया 1 में सेल एड्रेस दे देंगे। तो सेल एड्रेस यहाँ पर हम दे देते हैं, जस्ट अभी इसका दे देते हैं, आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पर हमने इसका एड्रेस दे दिया, इसमें हम स्टेट लिख देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट लिख देंगे, जैसे वहाँ पर हमने पहले ही फॉर्मेट बना रखा था, यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है, तो हमने इसका एड्रेस दे दिया। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, समझ पा रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूज आप मत हो ना, आराम से समझना है। फिर उसके बाद हमने लगाया कॉमा। अब दूसरी बार यहाँ पर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी दूसरी क्राइटेरिया, दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पर है, यानी ये हो गया हमारा रेंज एड्रेस, ठीक है। तो हमने जस्ट कॉमा लगाया, दूसरा एड्रेस ये हो गया, और फिर उसके बाद वापस ऊपर आते हैं, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब यहाँ पर ये वही चीज़ पूछ रहा है कि जो आपने क्राइटेरिया रेंज 2 दिया है, इसका क्राइटेरिया कहाँ है, तो इसका क्राइटेरिया हम ये वाला दे देते हैं, ध्यान देना, ये वाला दे दिया, जस्ट उसके नीचे इसका एड्रेस दे दिया, ये डायनेमिक फार्मूला बन रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपको मेल फीमेल भी जोड़ना है तो यहाँ पर आप कॉमा लगा करके क्राइटेरिया रेंज 3 में भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम उतना नहीं जाते, यहाँ पर हमने 2 ही कंडीशन दी हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अभी रिजल्ट 0 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ देखिए ये O और इसका एड्रेस क्या था, यहाँ पर ये O3 में है, तो ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टाइप करना है, यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है, बिहार, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहते जस्ट यहाँ से हम कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये एक हमने कंडीशन दे दी बिहार, और दूसरा यहाँ पर कोर्स कौन सा होना चाहिए, ADSM, तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए,
अब बिहार में ADSM के स्टूडेंट जितने भी हैं उसका टोटल कितना है 8,400 रुपये। समझ आई बात। इसी तरीके से हमें अगर गोवा स्टेट का देखना है तो जस्ट हमने गोवा कॉपी पेस्ट किया या टाइप कर सकते हैं। तो गोवा स्टेट में जो ADSM के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, मतलब उसकी टोटल फीस कितनी हुई 5,000 रुपये। स्टूडेंट कितने अगर ये भी काउंट करना है तो उसके हम आगे काउंट इफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सम पढ़ रहे हैं, यानी जोड़ना कैसे है। चलिए बात समझ आई। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर हम कोर्स चेंज कर देते हैं, जस्ट हमने ADCA यहाँ पर कॉपी किया और ADCA प्रिंट पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर गोवा स्टेट में ADCA के जितने स्टूडेंट हैं उसकी टोटल फीस आ गई। यहाँ पर आप 2 कंडीशन के तहत यहाँ पर आप आंसर ले पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डायनेमिक फार्मूला है। अब इसमें अगर मेल फीमेल भी ऐड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर हमने लगाया कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 3, यहाँ पर आप मेल का भी दे दीजिए, ठीक है, मतलब ये भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये हमने कंडीशन दे दी, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा, ऊपर बढ़ते हैं, फिर लगाया कॉमा और इसका यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 3 का, तो ये हमने जस्ट इसके नीचे वाला यही एड्रेस दे दिया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि मेल का काउंट करना है कि फीमेल का, तो यहाँ पर हमने मेल भी दे दिया, ठीक है, 3 कंडीशन लगा दी। देखिए तो यहाँ पर गोवा स्टेट में ADCA और मेल हमें लगता नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम फीमेल को देख लेते हैं, कॉपी किया और पेस्ट, तो देखिए फीमेल का है, ठीक है, यानी कि गोवा स्टेट में ADCA कोर्स के फीमेल स्टूडेंट इस लिस्ट में नहीं है, तभी उसका आंसर 0 आ रहा था। समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो सम इफ़ क्लियर हो गया और सम इफ्स भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सम प्रोडक्ट की। सम प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुणा करना सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चार्ट बना लेते हैं। जस्ट यहाँ पर हमने बनाया 4 और इसे मल्टीप्लाई करना मान लेते हैं 3 के साथ में, ठीक है, और ये 5 6 7 ऐसा करके बना लिया कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना 6 5 और यहाँ पर ये 2 से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। सामने ध्यान देना, इसे हम बेसिक लेवल पर समझ रहे हैं, तो इसके लिए एक तो तरीका ये है कि हम 4 × 3 कर दें, ऐसे नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखिए सामने मल्टीप्लिकेशन होकर के आंसर आ गया और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी का आंसर आ गया सामने सामने, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन की बजाय यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन हमें मिलता है एक, सम प्रोडक्ट नहीं, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट फंक्शन में नंबर 1 कौन सा है ये, और कॉमा नंबर 2 कौन सा है ये, 2, ठीक है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। एंटर प्रेस किया तब भी सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान देना, वही वाली बात हो जाएगी। जैसे हमें इन सभी नंबर को जोड़ना है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सम फंक्शन नहीं होता, तो इज इक्वल टू और फिर हमें इसको और प्लस ऑपरेटर लगा करके ऐसे ऐसे जोड़ना पड़ता। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये कितना बड़ा फार्मूला हो जाता है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सम फंक्शन होना ज़रूरी है। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी होता है। मान लेते हैं इन सभी नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा 2 3 और 2 और 4, और हमें क्या करना है, इन चारों को मल्टीप्लाई कराना है। तो चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 48। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस ऐसे करके यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर लगाते हैं तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ना कि अगर ज़्यादा डेटा है तो फिर काफ़ी सारे सेल एड्रेस हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट का यूज करें, ठीक है, तो वही यहाँ पर हम प्रोडक्ट में इसमें रेंज एड्रेस दे सकते हैं। तो सिंपली हमने सेलेक्ट कर लिया और ये पूरी रेंज यहाँ पर आ गई। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है। समझ आई बात। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है। हालांकि रियल कैलकुलेशन में हमें नहीं लगता कि इस तरह से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती होगी। जोड़ने में तो होती है, जैसे इन सभी को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए तो ज़रूरत पड़ती है अक्सर, लेकिन प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं किया जाता। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हम किसी एक नंबर को दूसरे के साथ कराते हैं, लेकिन मल्टीपल नंबर को आपस में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल कैलकुलेशन में हम ऐसे नहीं कराते हैं शायद, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन सम प्रोडक्ट की पड़ती है, ठीक है। सम प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बिल बना रहे हैं और बिल में ये क्वांटिटी हो गया और ये रेट हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी आइटम है वो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इमेजिनेशन कर पाएंगे। तो ये क्वांटिटी है और ये क्या है, उसका रेट है। यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे हमने जस्ट कर दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वांटिटी, और ये क्या है, उसका रेट है। और अभी हमें क्या करना है
कि यहाँ पर बिल बनाना है, और बिल में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि क्वांटिटी को रेट से हमेशा मल्टीप्लाई ही किया जाता है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर सम फंक्शन लगा करके इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जस्ट हमने लगाया इज इक्वल टू, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको, और फिर हमने सिंपली ऑटो सम यानी सम फंक्शन लगा लिया। तो रिजल्ट हमें मिला 80, ठीक है, जो कि सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें क्या करना था कि जनरली हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना था, हमें सीधा चाहिए आंसर। हमें क्या चाहिए, सीधा आंसर चाहिए किसी भी रीजन की वजह से। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर नाम से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट भी करेगा और सम भी करेगा। और सम प्रोडक्ट में यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर हैं। मल्टीपल पैरामीटर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कई सारे कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है, हालांकि हमने आपको बताया ही है कि प्रोडक्ट में जस्ट हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई कराते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें एरे लिख के आ रहा है, रेंज की बजाय एरे लिख के आ रहा है। एरे बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एरे का मतलब वही रेंज एड्रेस ही होता है। तो यहाँ पर एरे 1 में क्या करेंगे, एरे 1 में सिंपली हम सबसे पहले क्वांटिटी बता देंगे, क्वांटिटी बताने के बाद कॉमा लगाएंगे, और एरे 2 का मतलब ये दूसरी एरे हो गई, दूसरी एरे मतलब वही दूसरा रेंज एड्रेस। और इसी तरह से और भी अगर हैं तो यहाँ पर हम कॉमा लगा करके एरे 3, एरे 4 ऐसे रेंज एड्रेस दे सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, तो देखिए समझ लेते हैं। काम ये ऐसे करेगा कि इसमें जो हमने रेंज एड्रेस पहले इसका दिया है और फिर हमने इसका रेंज एड्रेस दिया, तो ये सामने सामने को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करा देगा। और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी इनका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर प्लस यानी ऐड कर देगा, यानी सम कर देगा, और हमें यहाँ पर एक जगह पर ही आंसर इसका मिल जाएगा। एंटर करते हैं, आप देखेंगे 80 आंसर आ रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, ठीक है। इसमें सिंपली हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे पास रेंज हैं उसका रेंज एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई करा करके जोड़ देगा एक साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो सम और सम, तो यहाँ पर सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट तीनों फंक्शन हमने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कुछ और फंक्शन की, जैसे इंट, मोड और राउंड। ये 3 हमारे पास बचे हैं, बाकी हमने समझ लिए हैं। तो इंट, मोड एंड राउंड ये यहाँ पर सिंपल से फंक्शन है। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। इंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर ये क्या है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है, लेकिन हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर का मतलब होता है एक होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर चाहिए तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू इंट, फंक्शन हमें मिलता है, और जस्ट हमने इस नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया 54, ठीक है। क्योंकि ये नंबर जो है मतलब इसमें सिंगल पैरामीटर है, हमने जस्ट नंबर पास किया, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो इसमें होता क्या है, देखिए 54.8 में 54 जो है ये एक होल नंबर है, और 0.8 जो है ये बनाता है मिल करके डेसिमल नंबर, ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्या बना देता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें राउंड वगैरह नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि अगर 54.8 है तो इसका राउंड क्या होता है, 55 होता है, पता होगा आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका राउंड क्या होगा, 55। लेकिन जो इंट है ये राउंड नहीं करता। इंट क्या करेगा, अगर ये 54.8 है तो सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट जो है यानी होल नंबर है वो निकाल करके दे देगा आपको। जैसे 60.32 है तो ये 60 निकाल करके दे देगा, 50.64 है तो 50 निकाल देगा, 80 आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या करता है, इंटीजर पार्ट निकाल करके दे देता है हमें, ठीक है। ये हो गया। बाकी वही चीज़ अगर आपको यही नंबर चाहिए तो कॉपी करके आप इसकी पेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इंटीजर क्लियर हो गया। मोड की बात करें, मोड का मतलब होता है मॉडुलस, यानी कि आपको अगर शेषफल चाहिए। शेषफल क्या होता है, जैसे अगर हम 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि भाग कर दिया 2 से, तो आपको पता है कि जो रिजल्ट आ रहा है ना ये दशमलव में आ रहा है, यानी कि बेसिकली क्या कर रहा है कि 45 जो है वो 2 से डिवाइड होने पर जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिल रहा है। लेकिन हमें शेषफल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमें शेषफल चाहिए, ठीक है। जब तक वो संख्या पूरी कटे तब तक कटे, ना कटे तो हमें शेषफल चाहिए। तो उसके लिए इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई अगर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पूरा मतलब काटेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई शेषफल। तो शेषफल चाहिए तो यहाँ पर मोड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर दे देंगे, कॉमा, दूसरा पैरामीटर डिवीजर यानी जिससे भाग करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो 45 का अगर हम किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होता है, 0 या तो 1। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या रहा है, 1। अगर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए अगर 63 को 6 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा, 3। 95 को 5 से करेंगे 0 आएगा, 12 को 4 से करेंगे 0 आएगा। तो मोड बेसिकली यहाँ पर मोड फंक्शन क्या करता है, हमें शेषफल ला करके देता है। सिंपल है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं राउंड की। तो ये देखिए इंटीजर में क्या हो रहा था कि इंटीजर पार्ट निकाल रहा था, लेकिन राउंड में क्या करेगा, ये राउंड कर देगा। जैसे 54.8 है तो राउंड होने के बाद ये क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो जस्ट हमने लगाया इक्वल टू और ये राउंड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमें नंबर वही प्रोवाइड कर देंगे। नंबर प्रोवाइड करने के बाद इसमें दूसरा पैरामीटर एक और है, वो क्या है, नंबर डिजिट। इसका मतलब होता है कि कितने से राउंड करना है, ये भी होता है राउंड में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 0 डालते हैं, ठीक है, जस्ट हमने 0 डाल दिया और एंटर करेंगे तो ये 55 कर दे रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। और ये यहाँ पर 60 है और ये
ये 51 हो गया और ये 81 हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें 60 ही क्यों है, क्योंकि राउंड में क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ग्रेटर है या 5 है या 5 से ग्रेटर है तभी वो इंक्रीज करता है 1 से, लेकिन यहाँ पर ये 5 से लेस है, यहाँ पर 3 2 है, तो इस वजह से 60 ही रहेगा। ये राउंड के बारे में आपको हो सकता पता हो, नहीं पता होगा तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने 0 दूसरा पैरामीटर एक पास किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितने नंबर से आपको राउंड करना। अगर यहाँ पर हम 1 टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद पहली संख्या है उसे राउंड नहीं करेगा, उसे एज इट इज़ दे देगा। अगर ज़्यादा संख्या मल्टीपल संख्या है, जैसे यहाँ पर हम एडिट करते हैं और 8 के बाद यहाँ पर हमने और दे दिया 3 दे दिया 8 दे दिया 9 दे दिया, ऐसे इतना बड़ा नंबर है, तो इस कंडीशन में देखिए राउंड तो हो गया लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पर हम 1 के बाद 2 टाइप कर देते हैं, ध्यान देना, तो क्या करेगा कि ये पॉइंट के बाद दूसरी संख्या को राउंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्या हो गया, 4 हो गया, 83 था 84 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सही राउंड यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसमें राउंड में जो दूसरा पैरामीटर है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट में 0 1 2 कितने से राउंड करना है ये आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई होंगी और हमने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हों, आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। बाकी अगर बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेट एंड टाइम से रिलेटेड और टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन की बात करेंगे। और आने वाले कुछ 2-3 और वीडियोस में हम अभी फंक्शन की ही बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद एक्सेल के जो मेनू फंक्शन है इनकी बात करेंगे। इसमें हम पाइवट टेबल वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेटा सॉर्टिंग क्या होती है, फिल्टरिंग क्या होती है, जब हम मेनू पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब इनके ऊपर बात करेंगे, है ना। और बीच बीच में हम प्रोजेक्ट भी देखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।